महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पुलिस ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। गन्नों की कीमतें बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर किसानों के किया आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क राजस्थान की गहलोत सरकार, हर अस्पतालों की प्रोफाइल हो रही तैयार। बिहार में अब अनलॉक 6 की तैयारी में सरकार, धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले पर सस्पेंस बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आज दिल्ली से पटना लौटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बड़ी खबर आपके सामने, दिल्ली से आज पटना लौटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोपहर 3 बजे पटना पहुंचेंगे दिल्ली से सीएम नीतीश। आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश पटना लौटेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जातीय जनगणना को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, तो आज सीएम नीतीश दिल्ली से पटना लौटने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वो पटना पहुंचेंगे। जातीय जनगणना को लेकर दिल्ली में पीएम से मुलाकात हुई थी। दोपहर 3 बजे आज पटना पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश ने 10 अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएमओ में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात को सुना है और बस अब उनके फैसले का इंतजार है। तो आज दिल्ली से पटना लौटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोपहर 3 बजे पटना लौटेंगे सीएम नीतीश। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई और शिवसेना आक्रामक हो गई है। इसके साथ ही नासिक में नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नासिक पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और वारंट जारी किया है। दरअसल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि अगर वो वहां होते तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारते, क्योंकि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को नागरिकों के लिए अपने संबोधन के दौरान स्वतंत्रता वर्ष को ही भूल गए। उन्होंने कहा यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता वर्ष ही नहीं पता। गन्ने की कीमतें बढ़ाने और बकाया भुगतान से संबंधित मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए आपको बता दें कि अब किसानों ने जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही लुधियाना अमृतसर और लुधियाना जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को भी अवरुद्ध किया गया है। आंदोलन के चलते सड़क से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित है। राज्यों को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। बीते शनिवार को रेलवे ने 40 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया और इसके साथ लगातार ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यही कारण है कि रोज नई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस समस्या का कोई हल निकाले। कि गन्नों की कीमतें बढ़ाने और बकाया भुगतान से संबंधित मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही लुधियाना अमृतसर और लुधियाना जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। आंदोलन के चलते सड़क से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित है। राज्यों को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद कर दी गई हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। बीते शनिवार को रेलवे ने 40 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया। इसके बाद से लगातार ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और यही कारण है कि रोज नई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस समस्या का कोई हल निकाले। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राजस्थान की गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है।
इसको लेकर राज्य के सभी अस्पतालों की प्रोफाइल तैयार की जा रही है ताकि इस बार कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को प्रोफाइल बनाने के बाद 25 अगस्त तक उसे मुख्यालय भेजने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि इस प्रोफाइल में सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों की बड़ी से लेकर छोटी से छोटी जानकारी शामिल करनी होगी। दरअसल एमएचए की ओर से गठित कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी वेव की आशंका जताई। ऐसे में अस्पतालों की प्रोफाइल तैयार की जा रही है। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर हाजीपुर से। मोबाइल अटैक मामले में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वैशाली एसपी के निर्देश पर यह त्वरित कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर मोबाइल अटैक हुआ था, जिसके बाद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैशाली एसपी मनीष के त्वरित कार्रवाई पर यह पूरी कार्रवाई की गई। उनके निर्देश पर पशुपति पारस के काफिले पर मोबाइल अटैक हुआ था। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। तो वहीं इस हमले से पारस गुट में भी खासी नाराजगी देखी गई। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर बीते दिन हमला हुआ था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना पहुंचे और सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए रवाना हुए। इसी कड़ी में उनके काफिले पर मोबाइल अटैक किया गया और इस मोबाइल अटैक में अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के एसपी मनीष के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई है। तो 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पारस गुट में भी इस हमले से खासी नाराजगी थी। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे पशुपति पारस, इसी दौरान मोबाइल अटैक किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वैशाली से संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बीते दिन जो हमला हुआ मोबाइल अटैक, वो भी केंद्रीय मंत्री के काफिले पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जो कल घटना हुई है उसके बाद जो वैशाली एसपी है वो संज्ञान में लेते हुए जैसे कि सामने आ रही है कि 3 लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि जो मंत्री के ऊपर जो काला स्याही फेंका गया था उसमें चिन्हित 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये लोग उसमें शामिल है कि नहीं है, बाकी इन लोग की पहचान की जा रही है और जो कार्रवाई की बात है वो चल रही है फिलहाल। लेकिन आधिकारिक रूप से जो पुष्टि हो पाती है वो अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई है। अनिल, अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री का काफिला था, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और उनके काफिले पर मोबाइल अटैक हो जाता है। पुलिस की प्रशासन भी वहां पर मौजूद थी, वो क्या कुछ कर रही थी? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की बात रहा तो जहाँ तक कि जो पुलिस वहाँ तैनाती थी और जितनी संख्या में लोग वहाँ पे एकजुट थे, क्योंकि जानते थे कि का जो काफिला आने वाला है और लोगों का उग्र रूप जो था पहले से ही देखने को मिल रहा था। जाहिर सी बात है कि प्रशासन की तरफ से हालांकि फैसला तो किया गया था, लेकिन लोगों की जो आक्रोश था उस टाइप से कहीं ना कहीं प्रशासन में कोई भी चूक देखने को मिल रहा है। और जो ये घटना हुई है उस पर तो फिलहाल जो गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, देखिए आगे इस पर क्या मामला सामने आता है वो निकल के देखना बाकी है। जी अगर देखा जाए अनिल, तो यह भी बात सामने आ रही है कि चिराग गुट के लोगों पर यह बात सामने आ रही है कि उनके गुट के लोगों ने पारस गुट पर यह हमला किया, पशुपति पारस के काफिले पर हमला किया। इसमें कहां तक सच्चाई है? दो गुट की जहाँ तक की बात हुई तो दोनों गुट जो है एक दूसरे पर एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि पारस गुट की जो बात कर रहे हैं कि उन लोगों का कहना है कि जो चिराग के गुट है उनके द्वारा एक साजिश के तौर पर ये हमला किया गया है। लेकिन वही दूसरी बात ये भी सामने आ रहा है कि जो समर्थक थे चिराग के कहे या फिर जो हाजीपुर के स्थायी लोग थे जो अपने सांसद से, अपने जो हाजीपुर के सांसद है उनसे नाराज थे, ताकि आप देख सकते हैं कि पहले भी कई बार ये बातें सामने आई थी कि पोस्टर बैनर हाजीपुर के लोग लगा रखे थे कि हमारा सांसद गायब है। तो कहीं ना कहीं ये बात से लोग भी आक्रोशित थे और हालांकि ये बात अभी पुष्टि नहीं हो सकती है कि जो काला स्याही फेंका गया था ये लोग कौन है। लेकिन एक और बात में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इन तीनों ने क्या कुछ कहा है? पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्या कुछ उन तीनों ने कहा है? देखिए अभी तक जो प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की बातें सामने नहीं आया। फिलहाल पूछताछ जो करे गए हैं उनसे पूछताछ जारी है कि ये लोग उसमें सम्मिलित थे या नहीं थे, तो पुलिस के बयान आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। बिल्कुल
बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर मोबाइल अटैक किया गया था, जिसमें अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के एसपी के निर्देश पर यह त्वरित कार्रवाई की गई है। और बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। वैसे पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास दलित उम्मीदवार को आगे लाना चाहते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रखे बल्कि सर्वमान्य भी हो, और साथ ही कोशिश इस बात की होगी कि अध्यक्ष पद के माध्यम से सभी जातीय समीकरणों को भी साधा जाए। कांग्रेस की बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ सके। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि अध्यक्ष के लिए पार्टी ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जिसका संबंध राजद से भी बेहतर रहा हो। हालांकि इस रेस में विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम, विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा और सांसद अखिलेश सिंह शामिल हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अगर देखें तो कई नाम शामिल हैं, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है अगले महीने। तो ऐसे में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रेस काफी तेज है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हमारे संपादक राजेश जी। राजेश जी, अगर देखें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है मदन मोहन झा का। अब एक नाम ऐसा चुनना है जो कांग्रेस की नींव को मजबूत करे, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो आप कह सकते हैं कि विपक्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभा सके, या कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को सीधे सीधे चुनौती दे पाए, या संगठन भी अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर अगर पंचायत स्तर पर जो पहले कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ करता था वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पास एकमात्र विकल्प है कांग्रेस का बिहार में, वो आरजेडी के साथ या किसी बड़ी पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका में ही काम कर सकता है। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो मदन मोहन झा का जो कार्यकाल है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं चमत्कारिक नहीं रहा है। जिस तरह से मदन मोहन झा को लेकर एक बातें की जा रही थी कि ये सर्वमान्य नेता हैं और सबको लेकर चलने वाले हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में नाकामयाब रहे, और यही वजह है कि पार्टी आज की तारीख में जिस मुकाम पे खड़ा होना चाहिए था बिहार में उस मुकाम पे खड़ा नहीं हो पाई। लेकिन अब जब इनके नाम पर चर्चा हो रही है, इन्हें हटाने की बात हो रही है, अब नए अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही है, तो इसमें कई अहम ऐसे पहलू हैं जिस पर कि कांग्रेस आलाकमान विचार कर रही है कि मदन मोहन झा की जगह पर किसको लाया जाए। भक्त चरण दास जो यहाँ के प्रभारी हैं वो चाह रहे हैं किसी दलित समुदाय से कोई ऐसा चेहरा ना आगे आए जिसे अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, अपर क्लास से अगर अखिलेश सिंह हो या फिर अनिल शर्मा जैसे जो लोग हैं, अनिल सिंह जैसे लोग, उनको लाया जाए। तो कई ऐसे नाम हैं, या फिर प्रेमचंद मिश्रा यूथ हैं उन्हें आगे लाया जाए। तो कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी जो आलाकमान कांग्रेस आलाकमान देख रही है कि आगे आने वाले दिनों में वैसे नाम पर मुहर लगाया जाए जो आरजेडी से एक बेहतर तालमेल बनाकर आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस आलाकमान, हालांकि आलाकमान की अगर बात, एक सवाल है, बिल्कुल एक सवाल है, आरजेडी से ही बेहतर संबंध क्यों? क्या कांग्रेस में वो ताकत कि अकेले ही दम पे चुनाव लड़ जाए जो एक वक्त में हुआ करती थी, क्या ऐसे कोई प्रबल दावेदार नहीं है पार्टी के अंदर? नहीं, अभी कोई वैसा चेहरा आप नहीं कह सकते जो कि अकेले अपने दम पर कांग्रेस को एक खड़ा कर सके बिहार में। एक कह सकते हैं जो रेस से बाहर हो चुकी है कांग्रेस उसे रेस में लाए, वैसा अभी कोई चेहरा नहीं है जो कांग्रेस को अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दे। तो इसके पास एकमात्र विकल्प हो जाता है कि बिहार जैसे स्टेट में वो आरजेडी के साथ अपना कदम ताल करे, आरजेडी के साथ आगे बढ़े, तभी आगे आने वाले दिनों में ये अपना भविष्य बेहतर कर सके। अभी कांग्रेस की कोशिश ये है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना है।
भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कैसे कांग्रेस अपने आप को सरवाइव करेगी, कैसे आगे लाएगी, ये अलग इशू होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान हालात को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने आप को सरवाइव करे, और एक नए चेहरे को अगर लेकर आती है कांग्रेस पार्टी तो शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ संभावनाएं देखने को मिले। बिल्कुल, एक सवाल है, बिहार में जो सत्तारूढ़ की जो पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के अब प्रदेश अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है मदन मोहन झा का, ऐसे में जदयू की ओर से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अभी प्रदेश में नींव मजबूत करने से ज्यादा राजद को खुश करने की चिंता है। नहीं, बिल्कुल, जो जेडीयू ने जो तंज कसा है और जेडीयू जो कह रही है वो अच्छी तरह से वो बात सही है, सच्चाई भी यही है। कांग्रेस अभी इस स्थिति में कह रहा हूं, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बिहार की पॉलिटिक्स में दिखा पाए। वैसे स्थिति में कांग्रेस के जो आला कमान है और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो यही सलाह दे रखे हैं और यही बात कर रहे हैं कि अगर आगे आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम बदलने के आसार दिख रहे हैं या बिहार की जो पॉलिटिक्स जिस दशा और दिशा में जाएगी, वैसे हालात में कांग्रेस को अपने आप को आरजेडी के साथ, देखिए कांग्रेस या तो आरजेडी के साथ आगे बढ़ सकती है या वर्तमान में आगे भविष्य की अगर बात कर लें तो उसके पास एक सकारात्मक फ्रेंड आप कह सकते हैं, पॉजिटिव फ्रेंड आप कह सकते हैं, जेडीयू हो सकता है। दूसरा और कोई विकल्प है नहीं। कांग्रेस को किसी न किसी के सहारे की जरूरत बिहार में पड़ेगी, कोई ना कोई बैसाखी चाहिए जिसके भरोसे वो कुछ दूर तक चल सके। लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने कहा कि मदन मोहन झा अगर आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन मदन मोहन झा अपने आप को या कह सके पार्टी को आरजेडी की छत्र छाया से बाहर नहीं निकाल पाए। पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं, ब्लॉक और पंचायत स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें खड़ा करने में वो नाकामयाब रहे। तो कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो खासकर आरजेडी के साथ भी तालमेल बैठाकर आगे बढ़े, साथ ही साथ जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, उनको भी खड़ा करना होगा, उनके संगठन को भी मजबूती देनी होगी। तब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, जो 2-4 नाम हैं उसमें कोई वैसा ऊर्जावान नाम नजर नहीं आ रहा है जो कांग्रेस को संजीवनी दे सके। वैसे में हो सकता है कुछ वैसे नए चेहरे भी अचानक लाए जा सकते हैं, जैसा कि दिल्ली की जो खबरें हैं, कांग्रेस आला कमान की जो खबरें हैं, वहां से खबरें, कोई नया चेहरा भी हो सकता है कि कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में एक नया चेहरा लेकर आए ताकि एक स्वतंत्र छवि बन सके। दलित उम्मीदवार ही क्यों? अगर बात करें तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस के विधायक है भागलपुर से अजीत शर्मा, वो अपने बोल के लिए जाने जाते हैं, सत्ता पक्ष को भी लगातार कड़वे बोल बोलते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो अभी मौजूदा है मदन मोहन झा, वो बहुत ही शांत प्रभाव के आदमी लगते हैं। तो क्या कांग्रेस सिर्फ दलित उम्मीदवार ही क्यों, क्या एक ऐसे नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष पे पद पे नहीं बैठा सकती जो सत्ता पक्ष पे भी पलटवार कर सके? की जो पॉलिटिक्स है वो जाति पर आधारित है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और जिसके साथ कांग्रेस का अलायंस है वो है आरजेडी, और आरजेडी का अपना एक वोट बैंक है, एमवाई समीकरण आरजेडी के पास है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भी एमवाई या दलित वोट बैंक ही कांग्रेस का उनके पास है। वैसे स्थिति में कांग्रेस ये चाहती है, जिन नाम का आप चर्चा कर रहे थे, अजीत शर्मा की बात आप कर रहे थे, तो अजीत शर्मा के अलावा अखिलेश सिंह का भी नाम है, दोनों एक ही बिरादरी और एक ही जाति से आते हैं। तो वैसे में जो दलित चेहरा लाने की जो बात हो रही है, कांग्रेस का शुरू से आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक रहा है वो दलित आधार वोट बैंक रहा है, जिसमें भविष्य हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने भी सेंधमारी की, आरजेडी ने भी सेंधमारी की है। वैसे स्थिति में कांग्रेस ये चाहती है कि अगर कल की तारीख में जो इनका गठबंधन हो, उस जो अभी महागठबंधन में है, इसमें कांग्रेस और आरजेडी अगर एक बेहतर पोजीशन में आए तो दलित अभी किसी भी आप देखेंगे तो कोई पार्टी अगर मुख्य आरजेडी की अगर बात कर ले तो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष आप देखेंगे तो जगदानंद सिंह है, और अगर इधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो वहां भी आप देख सकते हैं जायसवाल हैं। तो ये जो और तमाम जेडीयू की अगर बात कर ले तो वहां भी हालात कमोबेश यही हैं, वहां पर क्लास से हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। तो ये जो बिहार में जो जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ये साधने की कोशिश कर रही है, जो दलित एक चेहरा लाया जाए, जो दलित का जो वोट बैंक है। और हाल के दिनों में जिस तरह से रामविलास पासवान के चले जाने के बाद दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं, उस वोट बैंक को अपने खेमे में करने के लिए
कांग्रेस ये कोशिश में है कि दलित चेहरा आगे किया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में दलित ज्यादा से ज्यादा जो एक बड़ा चंक है बिहार में वोट बैंक का, वो उनके ओर मुखातिब हो। यही कोशिश कांग्रेस की है। राजेश जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि इस वक्त ही ये जो खबर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा है मदन मोहन झा, उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है अगले महीने, और ऐसे में अब एक दलित उम्मीदवार की तलाश में लगातार कांग्रेस आलाकमान भी कर रही है। और अब देखना यह होगा कि आखिर अब बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन बैठते हैं। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। राज्य में अनलॉक 5 चल रहा है। अनलॉक 5 की मियाद आगामी 26 अगस्त को खत्म होने वाली है और अब बिहार में अनलॉक 6 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो सकती है और इस बैठक में सरकार यह फैसला लेगी कि आगे अनलॉक 6 में किस तरह की रियायतें दी जाएं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या अनलॉक 6 में सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी देगी। बिहार में अब तक धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी है, किसी तरह के धार्मिक आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई है। और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग आज यानी कि मंगलवार को अधिसूचना जारी करेगा। इस संबंध में आयोग दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगा और इस दौरान कब कहां चुनाव होंगे इस संबंध में भी घोषणा की जाएगी। तो वहीं निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिया है। मुखिया के पद के लिए 36 चुनाव चिन्हों का आवंटन हुआ, वार्ड सदस्य के लिए 20 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 चुनाव चिन्हों का आवंटन हुआ है। इसके साथ ही आयोग ने 12 चुनाव चिन्हों को सुरक्षित रख लिया है। और पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के पास पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। धरना प्रदर्शन का कारण केवल यही है कि जिस तरीके से एसटीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थियों और जूनियर इंजीनियरों का लिस्ट जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर छात्र अभ्यर्थी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके भी मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कभी एससी एसटी वाले जो एसटीटी वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको लेकर, तो कभी इंजीनियरिंग के छात्र के रिजल्ट नहीं आने को लेकर हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें हैं पटना के राजद प्रदेश कार्यालय की, जहां पर देख ले जो तमाम जो छात्र हैं वो खड़े हैं। लिखा हुआ है समस्त पॉलिटेक्निक छात्र, क्या बीटीएससी सिर्फ डॉक्टर की बहाली के लिए बनी है? कोरोना में डॉक्टर ज़रूरी हैं तो क्या बाढ़ से निपटने के लिए जूनियर इंजीनियर ज़रूरी नहीं? पिछले 1 वर्ष में नर्स, ट्यूटर, डॉक्टर सब बहाल हुए, पर असल में जूनियर इंजीनियर क्यों नहीं? और ये तमाम बातों को लेकर जो आप देख लें कि लाइन में जो है आप देख लें कि अभ्यर्थी खड़े हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं। देखिए हाथ में बोर्ड भी लगा है, सीएम सर प्लीज़ ऑर्डर टू बीटीएससी टू रिलीज फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर आज इट पॉसिबल। आइए जानते हैं उनसे और पूछते हैं क्या कुछ बातें हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? हम गया से आए हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से। क्या मांग है आपकी मुख्यमंत्री से? सर हमारी यही मांग है कि जो हम लोग के बीटीएससी की बहाली जूनियर इंजीनियर के 2.5 साल से लंबित है, उसकी बहाली जो है जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। हम लोग रोड पे ऐसे ही भटक रहे हैं और जो है कि सिर्फ हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और ये हम लोग जो है 7-8 महीने से मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग को भटकाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री से मांग करने आई हैं, लेकिन आप यहाँ पे हैं राजद कार्यालय के पास, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो है कई फोर्स यहाँ पे मौजूद है और वो लोग जो है हम लोग को यहाँ पे रोक के रखे हुए हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा? हाँ, नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो है कि सारे लोग हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग बीटीएससी अध्यक्ष एंड अन्य जो यहाँ पे बड़े लोग हैं उनसे मिले और हम अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। देखिए और तमाम जो हैं जो बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लाइन से खड़े हैं, कतारबद्ध है। आइए उनसे भी जानते हैं क्या कुछ बातें हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैम हम लोग सहरसा से आए हैं। आपकी क्या मांग है मुख्यमंत्री से? आप सब लेके खड़ी हैं एक एक पेपर, क्या बात है? जो बहाली हम लोग का 2019 में निकला था उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो 1 साल पहले हम लोग अक्टूबर में काउंसलिंग भी करा चुके हैं जो मार्च में खत्म हो गया और अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप लोग यहाँ खड़ी हैं, मुख्यमंत्री के आवास के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास खड़ी हैं। यहाँ हम लोग को रोक दिया गया। अच्छा, पुलिस द्वारा आप लोगों को रोका गया है? हम लोग को रोक दिया गया पुलिस। क्या नाम है आपका? जी लक्ष्मी।
तो आप देख लें कि जो तमाम जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कतार में खड़े हैं और ये कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन सरकार जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा इन तमाम अभ्यर्थियों को रोका गया है। कई महिला अभ्यर्थी हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।